हेलो, स्वागत है इस नए वीडियो में आपका, जिसमें हम जेएसएससी सीजीएल पाठ्यक्रम के अंतर्गत खोरठा विषय, खोरठा भाषा यानी क्षेत्रीय भाषा खोरठा के पद भाग से खोरठा काठे पैदे खड़ी नाम की किताब की कुछ कविताओं को पाठ करेंगे। आज जो नया खोरठा का जो सिलेबस है उसमें पद भाग में खोरठा काठे पैदे खड़ी यानी एके झा की कविताओं का संग्रह उससे पाठ करेंगे कविताएं, क्योंकि ये किताब बहुत ही कठिन है। इसमें जो कविताएं हैं काफ़ी कठिन खोरठा में लिखी गई हैं और इसमें जो भाव है, जो विचार है, काफ़ी गंभीर। एके झा बहुत ही गंभीर चिंतक थे। उन्होंने जो भी रचनाएं की हैं, वो गद्य हो चाहे पद्य हो, उसमें खोरठा का जो वास्तविक ठेठ रूप है, यानी जो सबसे वास्तविक खोरठा रूप है, उसका व्यवहार किया। उसके बाद भी उनकी भाषा काफ़ी ऊंचे स्तर की भाषा होती है, काफ़ी अलंकारिक, काफ़ी लाक्षणिक और काफ़ी गूढ़ रहस्यों से भरी हुई। इसलिए उनकी रचनाओं को आसानी से समझा नहीं जा सकता है। और अभी जितने यूट्यूब में मैं देख रहा हूँ, लोग गद्य भाग से ही ज़्यादा पाठ कर रहे हैं, ज़्यादा वीडियो बनाकर प्रेजेंट कर रहे हैं। पद भाग से खासकर खोरठा काठे पैदे खड़ी को शायद ही कोई टच कर रहा है। इसकी वजह यह है कि इसकी कविताएं कठिन हैं और इसको समझना थोड़ी जटिल है ना। तो खोरठा काठे पैदे खड़ी इस किताब का नाम है। ये किताब का नाम है, इसी शीर्षक से ये किताब देख लीजिए, आपके सामने है। ये किताब पहले 1984 में छपी थी, 1984 में। उस समय सिर्फ इसमें खोरठा की ही कविताएं सिर्फ थी और जो भूमिका वगैरह और कुछ लोगों का मंतव्य था। लेकिन अब जो छपी है, ये दूसरा संस्करण जो निकला है, इस संस्करण में जो 2019 में दूसरा संस्करण निकला है, इस संस्करण में इसमें हिंदी भावार्थ भी दिया गया है। तो हिंदी भावार्थ भी इतना कठिन है, यानी भाव बताने में भी लेखक ने यानी कवि ने, एके झा ने काफ़ी गंभीर भाषा और कठिन क्लिष्ट भाषा का व्यवहार किया है, जिससे कि पढ़ने वाले को भावार्थ भी समझ में नहीं आता है। ये समस्या है इस किताब की, शायद आपको भी ये महसूस होता होगा। खैर कोई बात नहीं। तो आज हम लोग इस किताब का पहले नाम का अर्थ समझें। अब नाम से भी सवाल पूछा जा सकता है। सवाल तो यहाँ भी बनता है कि खोरठा काठे पैदे खड़ी के कवि के लागत, ये साधारण सवाल है, इसका जवाब तो आसानी से आप दे देंगे। लेकिन अगर पूछ दे खोरठा काठे पैदे खड़ी, एकर में काठ और खड़ी के माने की हुए, एकर में माने इस शीर्षक में काठ और खड़ी के माने की हुए, तो ये जो शीर्षक बनाया गया है, ये इसमें रूपक अलंकार का व्यवहार किया गया है। साहित्य में अलंकार होता है। अलंकार यानी जब शब्द या अर्थ के द्वारा किसी वक्तव्य, किसी कविता या किसी साहित्य के किसी पाठ का सौंदर्य बढ़ाया जाए, सुंदरता बढ़ाई जाए, तो वहाँ अलंकार होता है। तो अलंकार यहाँ पर डाला गया है, रूपक अलंकार। तो रूपक में क्या होता है कि एक चीज़ दूसरे पर आरोपित कर दी जाती है। तो यहाँ पर काठ मतलब होता है संपूर्ण साहित्य। खोरठा काठ यानी खोरठा का साहित्य, खोरठा का माने एके झा का साहित्य, खोरठा का साहित्य। साहित्य के दो भेद होते हैं, दो रूप, गद्य और पद्य। तो
अगर दो रूप में बांट दें पूरे साहित्य को तो दो भाग हो जाता है, तो आधा हो जाता है, गद्य और पद्य। तो आधा हो गया। अगर साहित्य पूरा है तो एक काठ मतलब 40 पैला, यानी यहाँ पर काठ का मतलब हो गया संपूर्ण साहित्य, यानी काठ 40 पैला। तो 40 पैला को बांटेंगे दो भाग में तो कितना कितना हो जाएगा, 20 पैला। और 20 पैला मतलब क्या होता है, खड़ी, यानी पैद रूपी खड़ी, पैद रूपी खड़ी। साहित्य रूपी पैला काठ मतलब 40 पैला, साहित्य रूपी काठ, एक झाके साहित्य रूपी काठ का पैद रूपी खड़ी, है ना। यहाँ साहित्य काठ मतलब झाजी का, एक झाका संपूर्ण साहित्य का दोनों रूप, और खड़ी मतलब पैदक खड़ी मतलब पैद का आधा भाग, माने साहित्य का आधा भाग पैद, है ना। यानी खड़ी यहाँ पर पैद का द्योतक है, काठ यहाँ पर संपूर्ण साहित्य का द्योतक है। तो इस अर्थ में यहाँ पर व्यवहार किया गया है पद और गद्य का। तो ये ध्यान में रखना है। अब देखें कि इसमें जो कविताएं हैं उन कविताओं को कैसे हम समझें, किस ढंग से समझें, किस ढंग से समझें, सही समझ कैसे बने, है ना। तो पहली कविता क्या है इसकी, पहली कविता इसमें है चनफन मानुस। चनफन मानुस ये है इस कविता संग्रह की पहली कविता। छोटी सी कविता है, महज 8 लाइन की कविता, लेकिन भाव से भरी हुई, बहुत गहरा चिंतन है इस कविता में। चनफन मानुस यानी मानुस कैसा, मानुस मतलब आदमी, चनफन मतलब तेज, चेतनशील, सजग, हमेशा चिंतन करने वाला, बुद्धिमत्ता से पूर्ण, यानी बुद्धिमान, अक्लमंद, तेज और हमेशा चिंतनशील आदमी, यानी चनफन आदमी, है ना। चनफन खोरठा का शब्द है, बहुत जगह पर इसको चरफर भी कहा जाता है ना। चनफन, चरफर, है ना। तो चेतनशील, जो सजग, जागरूक, तेज तर्रार होता है, उसको चरफर बोलते हैं, चनफन बोलते हैं। तो इस तरह मनुष्य जो है, इस सृष्टि में मनुष्य ही सबसे अक्लमंद, बुद्धिमान और तेज होता है, ये तो जाहिर है, इसलिए सर्वश्रेष्ठ प्राणी कहा जाता है। मनुष्य ने ही पूरी सारे प्राणियों को, बहुत सारे प्राणियों को अपने वश में कर लिया, अपने से बड़े प्राणियों को भी, हाथी तक को भी कब्जे में कर लेता है। तो कवि कहता है यहाँ पर, देखिए इसी बात को किस तरह, घन घन लोतन नित मानुष मन, घन घन लोतन नित मानुष मन, यानी घन घन मतलब हमेशा, प्रतिपल, पल पल, क्षण क्षण मनुष्य का मन जो है नित्य नूतन होते जाता है, नया नया सोचते जाता है, नया चिंतन करते जाता है, नई बात सोचता है। और तोड़ छोड़ जड़ मेढ़ा क्रम लय धैर्य के प्राकृतिक संग। देखिए यहाँ पर कहता है कवि कि तोड़ छोड़ जड़ मेढ़ा क्रम, तोड़कर और छोड़कर, यानी मेढ़ा क्रम का मतलब हुआ शिथिलता, आइडल, हताश निराश होकर बैठे रहना, है ना, कुछ नहीं करना, उसको छोड़कर। जैसे जानवर क्या करते हैं, खाना खाया उसका मस्ती से पगुरा रहे हैं, मनुष्य ऐसा नहीं होता है। मनुष्य कुछ न कुछ नया नया करते रहता है। बहुत सारे मनुष्य हैं जिस तरह जानवर की तरह रहते हैं, अलग बात है, लेकिन
अधिकांश मनुष्य का स्वभाव जो होता है हमेशा नया कुछ करते रहने का, कुछ न कुछ करते रहने का। तो मनुष्य तरक्की ऐसे ही नहीं किया है, प्रगति ऐसा नहीं, सभ्यता का विकास ऐसे नहीं किया है। आज कहाँ से कहाँ पहुँच गया मनुष्य, तो उसके पीछे वही है कि उसने तोड़ा उस क्रम को। जानवर की तरह यह भी पैदा लेता है, उसी तरह वो भी चलता फिरता रहता, लेकिन उसको तोड़ा उसने, उस क्रम को, उस कड़ी को तोड़कर आगे बढ़ा। लय धैर्य के प्राकृतिक संग, यहाँ लय धैर्य इसके दो अर्थ हो सकते हैं। लय के मतलब लड़कर, धैर्य के मतलब उसे पकड़कर, है ना। यहाँ ये भी हो सकता है लय धैर्य के मतलब उसकी लड़ी को, उसकी जड़ को पकड़ के, लड़ को, लता को पकड़कर, प्रकृति को पकड़कर, प्रकृति के जो उपादान हैं, उसकी चीज़ें हैं, उसको पकड़कर नया नया अनुसंधान करता है, नई नई खोज करता है, नया नया आविष्कार करते गया, है ना। बढ़ल बाढ़क जोर लूर ढंग, है ना। बढ़ल, धरल बाढ़क जोर लूर ढंग, धरल यानी पकड़ा, बाढ़क यानी उन्नति का, तरक्की का, प्रगति का, विकास का, जोर लूर ढंग यानी ताकत, क्षमता, जांगरा, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, ये सारी चीज़ें, लूर यानी हुनर करने का ढंग, काम को, ये सब सारी चीज़ें उसने विकसित की, बढ़ाई। घन घन लोतन नित मानुष मन, नया प्रतिपल मनुष्य का मन करते रहता है, सोचते रहता है, विचारते रहता है। नावा बनार नावा टवान भेव टोमड़ा जो जुगुते मन, घन घन लोतन नित मानुष मन। नवा बनार नावा टवान, नई चीज़ों को पता लगाना, खोज करना, कहाँ क्या है प्रकृति में, कहाँ समंदर है, कहाँ टापू है, कहाँ नई धरती है, कहाँ जंगल है, जंगल में भी क्या है, धरती के अंदर क्या है, आकाश के ऊपर क्या है, इसके बीच में क्या है, इन सारे रहस्यों को खोजते जा रहा है, खोजते जा रहा है। इसी क्रम में धरती के अंदर की चीज़ों को निकाल कर अपने हित में उपयोग किया, खान खनिजों को। आकाश में जो ग्रह नक्षत्र हैं उसके बारे में पता लगाया, मौसम का पता लगाया, चांद तारों का पता लगाया, जो चीज़ें दिखाई नहीं देती है खुली आँखों में उसका भी पता लगाया, बनार किया, है ना। कैसे तरंगों को, उसी से ना रेडियो तरंगें, उसको पता लगाया। आज रेडियो से लेकर आज देख रहे हैं मोबाइल, पूरी दुनिया मुट्ठी में हो गई है। तो ये सारी चीज़ें उसी खोज का नतीजा है। नवा टवान, नई खोज, नया आविष्कार, तरह तरह के उपकरणों का आविष्कार, बैलगाड़ी से लेकर आज रॉकेट तक का आविष्कार, और हेलो हेलो करने वाला, घुमाने वाला फ़ोन से आज मोबाइल पॉकेट में लेकर, हाथ में लेकर पूरी दुनिया के साथ जुड़े रहने का आविष्कार। अलग अलग ग्रह नक्षत्रों तक यान भेजा जा रहा है, वहाँ से तस्वीरें खींची जा रही है, ये लोग पहुँच रहे हैं, चांद तक आदमी पहुँच गए। तो ये सारी चीज़ें कैसे हुई? क्योंकि मनुष्य का मन नित्य नूतन यानी रोज नया नया करते रहता है, नई नई चीज़ें खोजते रहता है, नया आविष्कार करते रहता है। ये है मनुष्य का गुण, इसलिए मनुष्य से बढ़कर कोई नहीं। तो कवि यहाँ पर मनुष्य की विशेषता को बताया है, और आज उस मनुष्य की महिमा पूरी दुनिया, बाकी जानवर क्या समझेंगे, लेकिन मनुष्य खुद समझता है ना। अगर इससे बड़ा कुछ है ये लोग सोचते हैं तो भ्रम है। मनुष्य से बड़ा कोई नहीं, कोई प्राणी नहीं। बाकी चीज़ें जो प्रकृति की चीज़ें हैं तो बड़ी हो सकती हैं, लेकिन मनुष्य से बड़ा कोई नहीं है। यही कहना चाहता है। मनुष्य की अपने हित में रोज़ खोजते रहता है, नया नया चिंतन करते रहता है। ये हुई चन फन मानुष कविता का भावार्थ। अब इसमें सवाल क्या पूछा जा सकता है
इसको जानने की ज़रूरत है। अगर विस्तार से और कुछ जानना, इससे संबंधित सवाल कैसे बन सकते हैं, तो मुझसे जुड़े रहें। मैं आप लोगों के लिए उपलब्ध हूँ कई प्लेटफॉर्म में। ऑनलाइन भी मेरा क्लास आ रहा है, ऑफलाइन भी आ रहा है। ऑफलाइन कोचिंग सेंटरों में मैं पढ़ा रहा हूँ, आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मेरा तो ये जो खोरठा में कविता संग्रह है, खोरठा काठें पैदे खड़ी, उस कविता संग्रह से एक और कविता हम लोग पाठ करेंगे। इस कविता में ये के झा की लिखी हुई किताब है। ये कविता बाल कविता है, यानी बच्चों के लिए। छौवा, गिद्दर, चेंगा चुटिया की जो बोली होती है, उसकी जो भाषा होती है, अलग एक शब्दावली होती है। बच्चे उसी तरह के शब्द का व्यवहार नहीं करते जैसा कि हम बड़े लोग करते हैं। तो ये विशेषता है खोरठा में, एक अलग शब्दावली है, शब्दकोश ही है ये बच्चों की भाषा का। तो ये जैसे पानी को बच्चे क्या बोलते हैं? पानी नहीं बोलेंगे, माम चाहे मॉम, है ना, मानी, इस तरह का व्यवहार करेंगे। अब मांस मछली को बच्चे लोग क्या बोलते हैं? बच्चों के लिए क्या बोला जाता है? चीची, है ना, चीची बोलेंगे, है ना। तो इस तरह छगरी पटरू को तो उसको डुआ चाहे डूरा, है ना। तो इस तरह अलग शब्दावली है। तो इस चीज़ को जाहिर करने के लिए के झा ने एक कविता इसमें इसी किताब में डाली है, खोरठा काठें पैदे खड़ी। तो इसमें ये आखिरी कविता है। इसमें है, कवि क्या कहते हैं? डीडी नूनू पापा खो, डीडी नूनू तीती डाके। डीडी नूनू, डीडी मतलब खड़ा हो, पापा खो मतलब रोटी खाओ, पापा मतलब रोटी, डीडी मतलब खड़ा, डीडी नूनू तीती डाके। डीडी नूनू मतलब खड़ा हो, तुम्हें तीती मतलब पहाड़ पेरवा यानी पशु पंछी, तीती कहा जाता है। कबूतर को चाहे मुर्गी वगैरह तीती, माने पक्षी को तीती, है ना। तो तीती डाके मतलब तीती तुमको पुकार रहा है, खड़े हो जाओ। डूडू बाजा डोरा नाचे, डूडू बाजे यानी बाजा, बाजा को डूडू कहा जाता है। डोरा नाचे मतलब बकरी नाच रही है, बकरी के बच्चे। कुकू भूखरे पापा मांगे, कुकू मतलब कुत्ता, भूखरे मतलब भौंक रहा है, और पापा मांगे मतलब रोटी मांग रहा है कुत्ता। डीडी नूनू पापा खेबे, खड़ा हो जा बेटा बाबू, नूनू मतलब बाबू बच्चा, पापा खेबे मतलब रोटी खाओगे, पापा मतलब बाप नहीं रोटी। डुआ कर लें फाफू पैबे, है ना, और डुआ कर लें फाफू पैबे, है ना, यानी देरी करोगे तो नहीं पाओगे, है ना। तेते लगाए हाबू करबे, तेते मतलब तेल लगाकर, हाबू करे मतलब नहाएंगे, मालिश करके, है ना। लो 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 लुगा पिंधबे, लो 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 मतलब साफ सुथरा नया नया कपड़ा पहनोगे। चीची टूटू पापा खेबे, चीची मतलब वही मांस मछली, टूटू मतलब चना चबेना, पापा मतलब वही रोटी खाओगे। डूडू बाजा देखे जेबे, और डूडू बाजा जहाँ डूडू बज रहा है, बजना हो रहा है, उसको देखने जाओगे। डीडी नूनू देखे जेबे, खड़ा हो जा बाबू देखने के लिए जाओगे। बुलू बुलू कर ले जेबे, यानी पैदल चलते अपने पैरों पर चलते हुए जाओगे। डुआ कर ले फंकवेबे मतलब देरी करोगे तो फंकवा जाओगे, यानी वंचित हो जाओगे। तो डीडी नूनू पापा खेबे, और खड़ा हो जा बाबू पापा खाओगे। तो इस तरह ये कह रहा है कि ये इस कविता में कोई बड़ी बात नहीं है, बच्चे के साथ एक वार्तालाप है, बच्चों के साथ किस तरह के शब्दों का व्यवहार किया जाता है, और
ये एक विशेषता है खोरठा भाषा की, है ना। ये बात बताने की कोशिश की है कवि ने। तो यहाँ पर शब्द जो हैं उसके अर्थ भी समझ सकते हैं आप, उसका अर्थ लिख सकते हैं। क्योंकि हो सकता है कि यही कविता, इस कविता की 2 पंक्तियाँ दे दें कि यहाँ पर चीची तिती डुआ चाहे डूरा के माने की हो गए, ऐसा सवाल भी पूछा जा सकता है। तो इसके मीनिंग्स, इस शब्दों, इन शब्दों के अर्थ आप नोट करेंगे तो इस तरह से आप तैयारी कर सकते हैं। तो मैं यहीं इस वीडियो को समाप्त करता हूं और तैयारी के लिए मैं उपलब्ध हूं, आप मेरा सहयोग ले सकते हैं। धन्यवाद।